कभी आपने सोचा है कि जब कोई पुराना गाना बजता है तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान क्यों आ जाती है? या जब कोई भावनात्मक धुन बजती है तो आपकी आंखें क्यों नम हो जाती हैं? ऐसा क्या है म्यूजिक में जो हमारी रगों में दौड़ती यादों, भावनाओं और अनुभवों को एक साथ जगा देता है? क्या संगीत बस एक मनोरंजन का माध्यम है, या फिर ये हमारे दिमाग की सबसे गहरी परतों से जुड़ा हुआ एक शक्तिशाली औजार है? दिस इज योर ब्रेन ऑन म्यूजिक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और पूर्व म्यूजिक प्रोड्यूसर डेनियल जे लेविटिन की एक क्रांतिकारी किताब है जो म्यूजिक की वैज्ञानिक और भावनात्मक ताकत को समझने की कोशिश करती है। डेनियल जे लेविटिन ने इस किताब में विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और संगीत के बीच का गहरा रिश्ता दिखाया है। वो बताते हैं कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तब हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कौन से न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, कैसे हमारा ब्रेन टेम्पो, रिदम, मेलोडी और हार्मोनी को प्रोसेस करता है, और कैसे इन सारी ध्वनियों से हमारे भीतर भावनाएं जाग उठती हैं। इस किताब में सिर्फ म्यूजिक की थ्योरी नहीं है, बल्कि ये सवाल भी उठाए गए हैं कि क्यों कुछ लोग संगीतकार बनते हैं, क्यों कुछ गाने हमें वर्षों बाद भी याद रहते हैं, और क्यों म्यूजिक हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी को प्रभावित कर सकता है। डेनियल जे लेविटिन हमें ये भी बताते हैं कि कैसे म्यूजिक ने हमारे पूर्वजों के सामाजिक जुड़ाव, चेतना और विकास में मदद की। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक दरवाजा है जो ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उसे अपनी भाषा, अपने अनुभव और अपनी संवेदनाओं के जरिए जीना चाहते हैं। हम यहाँ किताबों को पढ़ते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं। हर कहानी, हर विचार और हर अध्याय को हम आपके दिल तक पहुंचाते हैं, वो भी शुद्ध, सहज और भावनात्मक हिंदी में। दिस इज योर ब्रेन ऑन म्यूजिक की हिंदी ऑडियो बुक आपको विज्ञान और संगीत की उन गहराइयों में लेकर जाएगी जहां एक एक शब्द आपके दिमाग को स्पर्श करेगा और एक एक विचार आपके अंदर संगीत की ताकत को उजागर करेगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें आप यह जानेंगे कि संगीत सुनना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक बायोलॉजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल अनुभव है। तो चलिए एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जहां हर नोट, हर बीट और हर ध्वनि एक नई समझ, एक नया रहस्य और एक नई अनुभूति लेकर आती है। सुनिए, दिस इज योर ब्रेन ऑन म्यूजिक, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक पर, जहां किताबें बोलती हैं और आप दिल से सुनते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज म्यूजिक? हर सुबह की शुरुआत एक अलग ध्वनि से होती है। कभी चिड़ियों की चहचहाहट, कभी मंदिर की घंटी और कभी रेडियो पर बजता हुआ कोई पुराना गाना। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, संगीत आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ आवाजों का एक सेट है जो अच्छे से मिल जाए तो हम उसे गाना कह देते हैं? या फिर संगीत हमारे ब्रेन की उस बुनियादी जरूरत को पूरा करता है जो जुड़ाव, पहचान और भावनाओं की अभिव्यक्ति की तलाश में रहता है? डेनियल जे लेविटिन इस पहले चैप्टर की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। अगर एक ही गाना किसी को झूमने पर मजबूर कर सकता है और दूसरे को रुला सकता है, तो क्या म्यूजिक की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन हो सकती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संगीत ऑर्गेनाइज्ड साउंड है। ऐसी आवाजें जो पैटर्न में हों, दोहराई जाएं और सुनने वाले के अंदर किसी तरह की प्रतिक्रिया पैदा करें। लेकिन भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो संगीत वो एहसास है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह जाता है। डेनियल बताते हैं कि एक इंसान के लिए कोई ध्वनि जब तक म्यूजिक बनती है तब तक उसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। पिच, जो यह तय करता है कि आवाज कितनी ऊंची या नीची है। रिद्म, जो समय की गिनती के साथ ध्वनि को तालबद्ध बनाता है। डायनामिक्स, यानी आवाज की तीव्रता और बदलाव। और सबसे अहम, टोन और टेम्बर, जो हर वाद्य यंत्र और हर आवाज को अनोखा बनाते हैं। इस चैप्टर में एक अहम बिंदु यह भी है कि म्यूजिक को समझना और पहचानना हमारे ब्रेन के लिए कितना नेचुरल है। एक छोटा बच्चा भी अगर माँ की लोरी सुनता है तो वो उसकी धुन को पहचानने लगता है। यानी म्यूजिक हमारे ब्रेन में जन्म से मौजूद होता है। वो हमें सिखाना नहीं पड़ता, वो हमें महसूस होता है। डेनियल यह भी बताते हैं कि दुनिया के हर कोने में,
हर संस्कृति में म्यूजिक का कोई ना कोई रूप मौजूद है, चाहे वो आदिवासी ढोल हो या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। इसके साथ ही लेखक एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या संगीत की कोई बायोलॉजिकल आवश्यकता है? क्या ये सिर्फ एक कला है या हमारी ब्रेन स्ट्रक्चर और इमोशनल प्रोसेसिंग का अभिन्न हिस्सा? रिसर्च से यह पता चलता है कि म्यूजिक हमारे ब्रेन के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिव करता है, मेमोरी, मोटर स्किल्स, इमोशंस और यहां तक कि डिसीजन मेकिंग को भी। अंत में डैनियल जे लेविटिन एक बेहद मजबूत तर्क देते हैं कि संगीत सिर्फ इंसानों के लिए मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक और मानसिक विकास का एक जरूरी अंग है। म्यूजिक वो धागा है जो हमारे अनुभवों, भावनाओं और रिश्तों को एक साथ बुनता है, बिना भाषा के, बिना संस्कृति की सीमा के। तो इस पहले चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि म्यूजिक को समझना यानी अपने दिमाग की गहराइयों को जानना। क्योंकि जब हम पूछते हैं संगीत क्या है, तो हम असल में ये पूछ रहे होते हैं, हम कौन हैं? चैप्टर 2, म्यूजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब आप किसी गाने को सुनते हैं और आपकी उंगलियां खुद ब खुद टेबल पर थिरकने लगती हैं या आपका सिर रिद्म पर हल्के हल्के झूमने लगता है, तो ये सब बस एक संयोग नहीं होता। यह संगीत की उन बुनियादी इकाइयों का असर होता है जिन्हें डैनियल जे लेविटिन इस चैप्टर में म्यूजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से समझाते हैं। संगीत, चाहे वो किसी भी भाषा, किसी भी यंत्र या किसी भी शैली का हो, कुछ खास तत्वों से मिलकर बना होता है और इन्हीं तत्वों को समझे बिना हम म्यूजिक की गहराई को नहीं पकड़ सकते। इस चैप्टर की शुरुआत लेखक करते हैं एक अहम सवाल से, म्यूजिक और नॉइज में फर्क क्या है? दोनों ही साउंड होते हैं, लेकिन संगीत में पैटर्न होता है, ऑन ऑर्डर होता है, जबकि नॉइज अनियमित और बेतरतीब होता है। डैनियल बताते हैं कि जब ध्वनि कुछ निश्चित नियमों के साथ व्यवस्थित होती है, तो वह हमारे दिमाग के लिए न सिर्फ समझने लायक होती है, बल्कि आनंददायक भी बन जाती है। अब बात करें उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की, तो पहला है पिच। पिच ये किसी ध्वनि की ऊंचाई या नीचाई को दर्शाता है। जब हम कहते हैं कि कोई सुर ऊंचा है या नीचा, तो हम असल में उसकी पिच की बात कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में कुछ न्यूरल नेटवर्क पिच को पहचानने और स्टोर करने के लिए खास तौर पर विकसित होते हैं। दूसरा तत्व है रिद्म। रिदम रिद्म वो टेम्पलेट है जो समय के भीतर ध्वनि को पैटर्न में ढालता है। चाहे वो घड़ी की टिक टिक हो या तबले की ताल, हर बीट का एक वक्त होता है और ये टाइमिंग ही हमारे अंदर तालमेल पैदा करती है। तीसरा है डायनेमिक्स, जिसे आप एक ही गाने के अलग अलग हिस्सों की आवाज की तीव्रता के रूप में समझ सकते हैं, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड। ये बदलाव हमारे इमोशंस को उकसाते हैं, हमें अलर्ट करते हैं या शांत करते हैं। फिर आता है टोन और टेम्बर, टोन एंड टिम्ब्र। यही वो चीज है जो एक ही नोट को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग सुनाई देती है। माने एक ही सुर अगर गिटार से निकले या बांसुरी से, दोनों में फर्क हमें साफ महसूस होता है। यह टेम्बर का कमाल है। डैनियल बताते हैं कि ये सारे तत्व मिलकर म्यूजिक को अर्थपूर्ण बनाते हैं। हमारा ब्रेन हर एक एलिमेंट को अलग अलग प्रोसेस करता है, लेकिन जब सब मिलकर एक संरचना बनाते हैं तो वो एक इमोशनल अनुभव बन जाता है और यही अनुभव हमें किसी गाने से जोड़ देता है, चाहे वो हमारी भाषा में हो या नहीं। इस चैप्टर में डैनियल जे लेविटिन यह भी बताते हैं कि कैसे संगीतकार इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग कर हमें एक कहानी सुनाते हैं, बिना शब्दों के। जैसे जैसे हम रिद्म और मेलोडी में बहते हैं, हमारा दिमाग भविष्यवाणी करता है कि आगे क्या होगा, और जब म्यूजिक हमारी उम्मीदों को तोड़ता या पूरा करता है, वहीं से इमोशन पैदा होते हैं। चैप्टर के अंत में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि संगीत एक गहराई से सोच समझ कर रचा गया अनुभव है, जिसमें हर पिच, हर बीट, हर स्वर का एक मकसद होता है। और अगर हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लें, तो हम न सिर्फ संगीत को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि खुद के दिमाग को भी। तो अगली बार जब कोई गाना आपका मूड बदल दे, तो याद रखिए, ये सब उन अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर बिल्डिंग ब्लॉक्स का जादू है। चैप्टर 3, बिहाइंड द कर्टन, प्रोसेसिंग म्यूजिक इन द ब्रेन। जब आप अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं और आपकी रगों में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है, जब किसी सधी हुई धुन पर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, या जब किसी बीट पर आपके पैर थिरकने लगते हैं,
तो ये सब यूं ही नहीं होता। ये सिर्फ आपके कान नहीं सुन रहे होते, बल्कि आपका पूरा दिमाग एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रहा होता है। डैनियल जे लेविटिन इस तीसरे चैप्टर में हमें उस पर्दे के पीछे ले जाते हैं जहां संगीत को हमारे ब्रेन में कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये पूरी साइंस सामने आती है। लेखक शुरुआत करते हैं इस विचार से कि म्यूजिक का असर हमारी सोचने, महसूस करने और याद रखने की शक्ति से जुड़ा होता है। जब कोई धुन हमारे कानों से होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो वो सीधा किसी एक हिस्से में नहीं जाती, बल्कि ब्रेन के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। इसमें शामिल होते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मोटर एरिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हर क्षेत्र एक अलग भूमिका निभाता है और यही इसे इतना चमत्कारी बनाता है। सबसे पहले आता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो हमारे कानों से आने वाले साउंड सिग्नल को पहचानता और प्रोसेस करता है। यही तय होता है कि कौन सी ध्वनि म्यूजिक है और कौन सी शोर। इसके बाद टेम्पोरल लोब में स्थित भाग पिच और टोन की पहचान करता है, जिससे हमें हर गाने की फीलिंग बनने लगती है। मोटर एरिया, जो सामान्यतः मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वह भी म्यूजिक सुनते समय एक्टिव हो जाता है, भले ही आप खुद नाच न रहे हों। यही वजह है कि कोई बीट सुनते ही आपके शरीर में हलचल होने लगती है। ये इलाका ब्रेन को तैयार करता है बीट के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए। इसके बाद आता है एमिगडाला, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि कोई गाना हमें खुश करेगा, डराएगा या रुलाएगा। जब कोई गाना पुराने किसी इमोशनल पल से जुड़ जाता है, तो एमिगडाला उस भावना को फिर से जगा देता है। इसी से हमें लगता है कि ये गाना तो मेरी कहानी जैसा है। हिप्पोकैम्पस, जो हमारी यादों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार होता है, म्यूजिक के साथ बेहद गहरा संबंध रखता है। जब कोई गाना किसी पुरानी याद से जुड़ता है, तो अगली बार वही गाना सुनकर वो पुरानी यादें एकदम जिंदा हो जाती हैं। लेखक बताते हैं कि अल्जाइमर के मरीज भी कई बार अपनी यादें भूल जाते हैं, लेकिन गाने सुनते ही उन्हें अपने बीते हुए पल याद आने लगते हैं, क्योंकि संगीत यादों से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। इस चैप्टर में डैनियल जे लेविटिन यह भी समझाते हैं कि म्यूजिक की प्रोसेसिंग सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती, बल्कि ये अनुभवों से जुड़ी होती है। जैसे जैसे हम जिंदगी जीते हैं, हमारा ब्रेन कुछ ध्वनियों और पैटर्न्स को पहचानना और उन पर प्रतिक्रिया देना सीखता है। इसीलिए किसी क्लासिकल संगीत का असर उस इंसान पर गहरा होता है जिसने उसे बचपन से सुना हो, जबकि किसी और को वही ध्वनि भारी या बोरिंग लग सकती है। डैनियल यह भी बताते हैं कि म्यूजिक के साथ हमारा ब्रेन प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। हम हर बीट, हर रिद्म, हर पैटर्न के बाद यह अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या आएगा। और जब कोई संगीतकार हमारी उम्मीद को पूरा करता है या तोड़ता है, तभी हम आश्चर्य, आनंद या उत्तेजना महसूस करते हैं। यही सरप्राइज तत्व संगीत को भावनात्मक रूप से इतना ताकतवर बनाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि संगीत सिर्फ कानों का खेल नहीं है, ये दिमाग की पूरी आंतरिक दुनिया का समन्वय है। ये सोचने, समझने, महसूस करने और याद रखने की प्रक्रिया को एक साथ जोड़ देता है। और यही कारण है कि म्यूजिक इंसानों के लिए सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जो दिमाग के हर कोने को छू जाता है। तो अगली बार जब आप कोई गाना सुने और आपका मन उसमें डूब जाए, तो जानिए आपका ब्रेन एक अद्भुत सिम्फनी बजा रहा है, पर्दे के पीछे, बिल्कुल चुपचाप, लेकिन पूरी ताकत के साथ। चैप्टर 4, एंटिसिपेशन, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम म्यूजिक। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई गाना बजते बजते अचानक रुक जाता है या उसका सुर एकदम से बदल जाता है, तो आपके मन में एक झटका सा लगता है? या जब कोई बीट धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और फिर अचानक तेज हो जाती है, तो आपको रोमांच क्यों महसूस होता है? ऐसा क्यों होता है कि कोई गाना सुनते ही आपके शरीर में झुनझुनी दौड़ जाती है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं? डैनियल जे लेविटिन इस चैप्टर में इसी रहस्य को खोलते हैं। एंटिसिपेशन यानी संगीत से हमारी उम्मीदें और उनका असर हमारे दिमाग पर। वो बताते हैं कि संगीत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हमारे ब्रेन की भविष्यवाणी करने की क्षमता से खेलता है। जब हम कोई गाना सुनते हैं,
तो हमारा दिमाग लगातार यह अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि अगला सुर क्या होगा, अगली बीट कैसे बजेगी, अगला मोड कहाँ आएगा। और जब म्यूजिक हमारी उम्मीदों को पूरा करता है या जानबूझकर तोड़ता है, वहीं से संगीत का असली जादू शुरू होता है। हमारा मस्तिष्क हमेशा पैटर्न्स की तलाश करता है। जब कोई पैटर्न बार बार दोहराया जाता है तो ब्रेन उसे समझ लेता है और भविष्यवाणी करने लगता है। यही कारण है कि कोई भी धुन हमें बार बार सुनने पर जानी पहचानी लगने लगती है। लेकिन अगर वही म्यूजिक एकदम से बदल जाए, किसी अनजाने सुर की तरफ मुड़ जाए, तो हम चौंक जाते हैं और उसी चौंकने की प्रक्रिया में हमें आनंद महसूस होता है। इसे संगीत का टेंशन एंड रिलीज कहा जाता है। एक तनाव, फिर एक राहत। लेविटिन बताते हैं कि ये एंटिसिपेशन म्यूजिक की सबसे ज्यादा भावनात्मक ताकतों में से एक है। एक अच्छा संगीतकार जानता है कि श्रोता को कब उम्मीद जगानी है और कब उसे तोड़कर सरप्राइज देना है। क्लासिकल म्यूजिक में यह रणनीति अक्सर उपयोग की जाती है। धीमे सुरों के बाद तेज रिद्म या एक शांत सेक्शन के बाद अचानक एक उफनता हुआ ऑर्केस्ट्रा। ये सब श्रोताओं की उम्मीदों के साथ खेलते हैं और उनकी इमोशनल प्रतिक्रिया को गहराई से छूते हैं। इस चैप्टर में डेनियल एक वैज्ञानिक पहलू भी उजागर करते हैं। जब हमारा दिमाग किसी अनुमान को सही पाता है तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन अगर हमारी उम्मीदों को तोड़ा जाता है और फिर एक नई दिशा में संतोषजनक परिणाम दिया जाता है, तो यह सरप्राइज प्लेजर और भी गहरा असर करता है। यही कारण है कि कुछ गाने हमें बार बार सुनने पर भी उतने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें हर बार कोई न कोई सरप्राइज छिपा होता है। लेविटिन बताते हैं कि यही एंटिसिपेशन हमारे अनुभव को व्यक्तिगत बनाता है। जैसे किसी इंसान के लिए जो बचपन से भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनता आया है, उसके दिमाग की उम्मीदें उसी राग, उसी ताल और उन्हीं रचनात्मक बदलावों के अनुरूप होती हैं। लेकिन वही म्यूजिक किसी पश्चिमी श्रोता को उलझा सकता है, क्योंकि उसका दिमाग अलग तरह के पैटर्न्स और सरप्राइज का आदी होता है। इसी वजह से अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को अलग अलग म्यूजिक ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनका ब्रेन अलग अनुमानों की ट्रेनिंग से गुजरा होता है। डेनियल जे लेविटिन यह भी बताते हैं कि म्यूजिक सीखना और म्यूजिक में रचना करना दोनों ही प्रक्रियाएं असल में अनुमान बनाना और तोड़ना हैं। एक ट्रेंड म्यूजिशियन जब कोई सुर या ताल बनाता है तो वो पहले समझता है कि श्रोता क्या सोच रहा है और फिर जानबूझकर कुछ ऐसा करता है जिससे वो श्रोता की सोच से आगे निकल जाए। यही रचना की कला है। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमें यह समझाता है कि हमारा ब्रेन म्यूजिक से सिर्फ सुनकर नहीं जुड़ता, वो उसके साथ एक माइंड गेम खेलता है। हम हर नोट, हर ब्रेक, हर मोड पर दिमाग से भाग लेते हैं, जैसे हम खुद उस संगीत में शामिल हों। और जब संगीत हमें चौंकाता है, डराता है या शांत करता है, तो हम खुद को उसमें खो देते हैं। अंत में लेविटिन हमें यह समझाते हैं कि म्यूजिक की गहराई सिर्फ उसके सुरों या तालों में नहीं होती, बल्कि उस उम्मीद और सरप्राइज के खेल में होती है जो हमारे ब्रेन को जीवंत बनाए रखता है। जब आप अगली बार अपना पसंदीदा गाना सुने, तो महसूस कीजिए कि आप केवल एक श्रोता नहीं हैं, आप एक भविष्यवक्ता भी हैं, जो हर बीट, हर सुर, हर मोड़ का अनुमान लगा रहा है। और संगीत वही कर रहा है जो सबसे महान जादूगर करता है, आपकी सोच से एक कदम आगे चलना। चैप्टर 5, यू नो व्हाट यू लाइक, द साइंस ऑफ म्यूजिकल प्रेफरेंस। कभी आपने खुद से पूछा है कि आपको कोई गाना इतना पसंद क्यों आता है कि आप उसे बार बार सुनते हैं, जबकि वही गाना किसी और को उबाऊ लग सकता है? क्या ये सिर्फ टेस्ट की बात है, या इसके पीछे हमारे दिमाग और अनुभवों की एक गहरी भूमिका होती है? इस 5वें चैप्टर में डेनियल जे लेविटिन इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर हम अपनी पसंद का म्यूजिक कैसे तय करते हैं? लेखक बताते हैं कि हमारी म्यूजिकल पसंद एक संयोग नहीं होती। यह बचपन के अनुभव, हमारी संस्कृति, हमारे समाज और उस वातावरण पर निर्भर करती है जिसमें हमने होश संभाला। अगर कोई बच्चा शुरुआत से शास्त्रीय संगीत सुनता है तो उसके दिमाग को वही सुर, वही पैटर्न और वही ताल स्वाभाविक लगते हैं।
लेकिन वही म्यूजिक किसी और के लिए बिल्कुल अजनबी हो सकता है, जिसने पॉप या रॉक में परवरिश पाई हो। यानी हमारी म्यूजिकल पसंदें सिर्फ कानों से नहीं बनती, बल्कि हमारे जीवन भर के अनुभवों से तैयार होती हैं। डैनियल जे लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग बचपन में बहुत तेजी से संगीत के पैटर्न सीखता है। हम जाने अनजाने में ही समझने लगते हैं कि एक गाने में क्या सही लगता है और क्या गलत। यही वजह है कि कुछ खास प्रकार की ध्वनियां हमें सुकून देती हैं और कुछ असहज कर देती हैं, और यह सब हमारे अतीत से जुड़ा होता है, उन गानों से जो हमने घर में सुने, स्कूल में गुनगुनाए या दोस्तों के साथ बांटे। लेकिन म्यूजिक की पसंद सिर्फ पुरानी आदतों पर नहीं टिकी होती। लेविटिन यह भी कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ब्रेन नए म्यूजिक को समझने और अपनाने की लचीलापन भी बनाए रखता है, खास तौर पर युवावस्था तक। यही कारण है कि 14 से 24 साल की उम्र में सुना गया म्यूजिक हमारी सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ जाता है। उस दौर के गाने हमें जिंदगी भर अपने लगते हैं, क्योंकि उस समय हम पहली बार प्यार, विद्रोह, स्वतंत्रता, पहचान, इन सब भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं, और म्यूजिक उन भावनाओं की पृष्ठभूमि बन जाता है। डैनियल यह भी बताते हैं कि हमारी म्यूजिकल पसंदें हमारे सोशल ग्रुप से भी प्रभावित होती हैं। हम वही म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जो हमारे दोस्तों, हमारे समाज या हमारी पीढ़ी से मेल खाता है। यह हमें एक पहचान देता है, एक मैं कौन हूं की भावना। यही कारण है कि कुछ लोग किसी खास जॉनर जैसे जैज, मेटल, रैप से इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि वो सिर्फ गाने नहीं बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात सामने आती है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स लाइकिंग, यानी जो म्यूजिक हमें जितनी बार सुनने को मिलता है, हम उसे उतना ही पसंद करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर गाना आपको बार बार सुनकर पसंद आ जाएगा, लेकिन जो म्यूजिक हमारे दिमाग को समझ में आने लगता है, उसका आनंद भी गहराता जाता है। यही कारण है कि कुछ गाने पहली बार में अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ बार सुनने के बाद वो आपके फेवरेट बन जाते हैं। डैनियल जे लेविटिन यह भी कहते हैं कि कभी कभी हमारा दिमाग सही और गलत से बाहर निकलकर भी संगीत को पसंद करता है। जैसे कोई गाना टेक्निकली बहुत साधारण हो, फिर भी उसकी एक लाइन, एक बीट या एक भाव ऐसा होता है जो सीधे दिल को छूता है। उस समय लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ भावना काम करती है, और यही संगीत की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में लेखक हमें यह समझाते हैं कि म्यूजिक की पसंद एक वैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक मिश्रण है। यह हमारी यादों, अनुभवों, संबंधों और भावनाओं का एक जीवंत कोलाज है। जब आप कहते हैं कि मुझे ये गाना पसंद है, तो असल में आप कह रहे होते हैं, ये गाना मेरे अंदर के किसी हिस्से को छूता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि तुम्हें यह गाना क्यों पसंद है, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, आपके पूरे जीवन में छिपा होता है। चैप्टर 6 माई फेवरेट थिंग्स, वाई वी लाइक द म्यूजिक वी डू। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ गाने आपकी आत्मा को क्यों छूते हैं? कुछ धुनें ऐसी क्यों लगती हैं जैसे वो आपके ही जीवन की कहानी कह रही हों? और क्यों वही गाना किसी और के लिए कोई मायने नहीं रखता? इस चैप्टर में डैनियल जे लेविटिन हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी म्यूजिक को पसंद क्यों करते हैं और वो कौन से कारक हैं जो हमारी पसंद को आकार देते हैं। लेविटिन बताते हैं कि म्यूजिक की पसंद सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, यह हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, हमारी संज्ञानात्मक आदतें, यादें और इमोशनल एसोसिएशंस से गहराई से जुड़ा होता है। जब कोई गाना हमें अच्छा लगता है, तो असल में वह हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय कर देता है। हमारा मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो हमें चॉकलेट खाने, प्यार में पड़ने या कोई उपलब्धि पाने पर मिलता है। यानी म्यूजिक हमारे ब्रेन के लिए एक इमोशनल रिवॉर्ड की तरह काम करता है। लेकिन सवाल है, ऐसा कौन सा म्यूजिक उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है? लेविटिन बताते हैं कि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस माहौल में परवरिश पाई, किस तरह का म्यूजिक हमने बार बार सुना और किन धुनों से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी माँ बचपन में कोई ललबाई गुनगुनाया करती थी,
तो वही धुन आपको दशकों बाद भी सुरक्षित और सुकूनदायक महसूस करा सकती है। इसके विपरीत किसी दुखद घटना के दौरान सुना गया कोई गाना हमें हमेशा उदास कर सकता है। इस चैप्टर में लेखक एक बेहद दिलचस्प बात बताते हैं। हमारी म्यूजिक की पसंद में सपना और वास्तविकता का मेल होता है। हम ऐसे गाने पसंद करते हैं जो हमारी पहचान को मजबूती देते हैं, जो हमें यह एहसास कराते हैं कि मैं कौन हूं। म्यूजिक एक तरह से सेल्फ डेफिनेशन का माध्यम बन जाता है। हम अपने पसंदीदा गानों में खुद को पहचानते हैं, जैसे वो हमारी ही जिंदगी के साउंड ट्रैक हों। लेविटिन एक और स्तर पर ले जाकर यह भी बताते हैं कि संगीत की पसंद में चुनौती का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर कोई गाना बहुत आसान है, यानी उसमें कोई बदलाव, विविधता या गहराई नहीं है, तो हमें वो बोरिंग लग सकता है। वहीं अगर कोई गाना बहुत जटिल है और हमारे दिमाग को उसे समझने में मुश्किल हो रही है, तो हम उससे कट सकते हैं। हमारा ब्रेन उन गानों से सबसे ज्यादा जुड़ता है जो संतुलित चुनौती देते हैं, यानी कुछ जाना पहचाना लेकिन थोड़ा सा नया और अप्रत्याशित। डैनियल जे लेविटिन बताते हैं कि हम अपने पसंदीदा गानों को बार बार क्यों सुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हर बार सुनने पर उसमें नए पैटर्न्स, नई बारीकियां पकड़ता है। यह दोहराव का सुख है, फेमिलियरिटी के साथ सटल नॉवेल्टी। और जैसे जैसे हम बार बार उस गाने को सुनते हैं, वो हमारे अनुभव और यादों के साथ गहराई से जुड़ता चला जाता है। वह सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता, वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इस चैप्टर में लेविटिन यह भी समझाते हैं कि हमारी म्यूजिकल पसंदें स्थिर नहीं होती। समय के साथ, अनुभवों के साथ और जीवन की घटनाओं के साथ वो बदलती रहती हैं। जो गाना कभी हमारे लिए बेमतलब था, वही किसी खास परिस्थिति में हमारे दिल के सबसे करीब हो सकता है। यही म्यूजिक की खूबसूरती है। यह समय और अनुभव के साथ बढ़ता और बदलता है। अंत में लेखक कहते हैं कि हमारी पसंदीदा चीजें, हमारे पसंदीदा गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे हमारी पहचान के निर्माण में भाग लेते हैं। वे हमें सहारा देते हैं, हमें चुनौती देते हैं, हमें भावनात्मक रूप से स्थिर करते हैं। और जब हम अपने पसंदीदा म्यूजिक को दोबारा सुनते हैं, तो हम खुद को फिर से खोजते हैं। तो अगली बार जब आप अपने किसी प्रिय गाने को सुने, तो सोचिए, यह गाना सिर्फ एक धुन नहीं है। यह आपके दिमाग की कहानी, आपके जीवन की परतें और आपके दिल की आवाज है। यही वजह है कि म्यूजिक को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। चैप्टर 7 What makes a musician? Talent, practice and the brain। क्या अच्छे म्यूजिशियन जन्म से प्रतिभाशाली होते हैं, या फिर वो साधारण लोग होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस और अनुशासन के दम पर महानता हासिल करते हैं? इस अध्याय में डैनियल जे लेविटिन एक बहुत ही गहरी बहस को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या म्यूजिक एक नेचुरल टैलेंट है या सीखा गया कौशल? लेविटिन बताते हैं कि आमतौर पर हम जिन लोगों को गॉड गिफ्टेड मानते हैं, असल में उन्होंने हजारों घंटे की मेहनत की होती है। लेखक यहां प्रसिद्ध 10,000 आवर्स रूल की बात करते हैं, जिसे बाद में मैल्कम ग्लैडवेल ने भी लोकप्रिय बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 10,000 आवर्स की फोकस्ड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यानी कोई बच्चा अगर 5 साल की उम्र से हर दिन म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है, तो वह किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते एक बेहतरीन परफॉर्मर बन सकता है। लेकिन लेविटिन यह भी मानते हैं कि केवल अभ्यास काफी नहीं है। ब्रेन की बनावट, मोटर स्किल्स, सुनने की गहराई और ध्वनि पहचानने की क्षमता, ये सभी जैविक कारक भी किसी म्यूजिशियन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यानी कोई बच्चा जन्म से ही ऐसा ब्रेन लेकर आ सकता है जो ध्वनियों की सूक्ष्म बारीकियां जल्दी पहचानता है, और वही उसे बाकी से आगे ले जाता है। लेकिन इस जन्मजात गुण को यदि सही समय पर प्रशिक्षण और अवसर नहीं मिले, तो वो प्रतिभा व्यर्थ भी जा सकती है। इस चैप्टर में लेविटिन हमें म्यूजिक एजुकेशन और ट्रेनिंग के वैज्ञानिक पहलुओं से भी परिचित कराते हैं। वह बताते हैं कि एक म्यूजिशियन का दिमाग साधारण व्यक्ति से अलग तरह से कार्य करता है। उनके ऑडिटरी कॉर्टेक्स अधिक विकसित होते हैं। उनकी मोटर मेमोरी यानी उंगलियों और मांसपेशियों की ध्वनि के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता ज्यादा तीव्र होती है। MRI और ब्रेन स्कैन से यह सिद्ध हो चुका है
कि लंबे समय तक म्यूजिक प्रैक्टिस करने वाले लोगों के ब्रेन स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव आ जाते हैं, यानी म्यूजिक लिटरली दिमाग को फिर से आकार देता है। लेविटिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि म्यूजिक सिर्फ उंगलियों या गले की काबिलियत नहीं है, बल्कि यह एक संजनात्मक खेल भी है। एक अच्छा म्यूजिशियन वो होता है जो न सिर्फ स्वर और ताल पकड़ता है, बल्कि म्यूजिक को एक भाषा की तरह समझता है। उसे पता होता है कि किन ध्वनियों से कौन सी भावना जागेगी। उसका ब्रेन यह तय करता है कि कब मौन ज्यादा बोलेगा और कब बीट असर करेगी। यह संवेदना अभ्यास और अनुभव से ही आती है। डैनियल जे लेविटिन एक बेहद प्रेरणादायक बात कहते हैं, यदि आप म्यूजिक को गंभीरता से लेते हैं और नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो आप म्यूजिशियन हैं। यानी म्यूजिक का रास्ता सिर्फ जन्मजात हुनर वालों के लिए नहीं है। यह एक खुला क्षेत्र है जिसमें मेहनत, समय और लगन हर दरवाजा खोल सकते हैं। अध्याय के अंत में लेविटिन यह भी बताते हैं कि महान म्यूजिशियंस अक्सर केवल सुरों या तकनीक पर नहीं, बल्कि फीलिंग पर ध्यान देते हैं। उनके लिए हर नोट एक भावना है, हर ताल एक कहानी। वो म्यूजिक को सिर्फ बजाते नहीं, जीते हैं, और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। तो अगर आपके अंदर भी संगीत को लेकर कोई भावना है, अगर आप भी कभी किसी धुन पर थमे हैं या किसी गीत में खोए हैं, तो जान लीजिए आपके भीतर एक म्यूजिशियन है। जरूरत है सिर्फ अभ्यास, समर्पण और धैर्य की, क्योंकि म्यूजिक एक कला है जो जन्म से नहीं, जिद से बनती है। चैप्टर 8 द म्यूजिक इंस्टिंक्ट, एवोल्यूशंस गिफ्ट। क्या संगीत केवल मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे भी कोई गहरा जैविक उद्देश्य छिपा है? क्या हमारे पूर्वज भी संगीत की शक्ति को महसूस करते थे? इस अध्याय में डैनियल जे लेविटिन हमें एक बेहद रोमांचक और वैज्ञानिक यात्रा पर ले जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि म्यूजिक केवल इंसानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी विकासवादी संरचना में भी गहराई से बसा हुआ है। लेविटिन शुरुआत में यह सवाल उठाते हैं, अगर म्यूजिक से न तो खाना मिलता है, न सुरक्षा, न प्रजनन की गारंटी, तो फिर हमारे दिमाग ने इसे इतना महत्व क्यों दिया? और जवाब चौंकाने वाला है। म्यूजिक दरअसल सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क के विकास में एक जरूरी भूमिका निभाता है। लेखक बताते हैं कि लाखों साल पहले जब मानव सभ्यता जंगलों और गुफाओं में रहती थी, तब म्यूजिक ने हमारे पूर्वजों को भावनात्मक रूप से एकजुट रखने, सामूहिक पहचान देने और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की थी। इस चैप्टर में लेविटिन एक और बेहद दिलचस्प तथ्य बताते हैं। संगीत और भाषा दोनों मस्तिष्क के समान क्षेत्रों द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, यानी भाषा और म्यूजिक दोनों की जड़ें एक जैसी हैं। ये मानव मस्तिष्क की वो क्षमताएं हैं जिनकी वजह से हम जटिल भावनाओं को शब्दों या सुरों में व्यक्त कर सकते हैं। लेविटिन कहते हैं कि शायद संगीत भाषा से भी पहले आया होगा, क्योंकि लय, ध्वनि और भाव ये तीनों इंसान के जन्म से ही मौजूद होते हैं, जबकि भाषा तो समय के साथ विकसित हुई है। एक माँ जब अपने नवजात शिशु को सुलाने के लिए ललबाई गाती है, तो वह सिर्फ एक गाना नहीं गा रही होती, वह उस बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ रही होती है, उसे सुरक्षा और अपनापन दे रही होती है। लेविटिन कहते हैं कि यह इंस्टिंक्ट हर संस्कृति में पाया गया है, हर युग में देखा गया है, यानी म्यूजिक इंसानी व्यवहार का हिस्सा नहीं, आधार है। इस अध्याय में लेविटिन यह भी बताते हैं कि म्यूजिक ने कैसे समूहों को संगठित रखने, युद्ध और शांति के समय एकजुटता लाने और संवेदनाओं को साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन संस्कृतियों में संगीत धार्मिक अनुष्ठानों, युद्ध घोषणाओं, प्रेम प्रसंगों और मृत्यु शोक हर स्थिति में उपयोग किया जाता था। यह सिर्फ एक कला नहीं था, यह मानव जीवन की धड़कन था। लेविटिन म्यूजिक को एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की तरह प्रस्तुत करते हैं। जैसे मनुष्यों ने संवाद, औजार और आग का प्रयोग सीखा, वैसे ही उन्होंने संगीत भी सीखा, क्योंकि यह उन्हें सामाजिक रूप से मजबूत बनाता था। म्यूजिक से जुड़ाव का मतलब था कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और सामूहिक रूप से किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में एक और अहम बात सामने आती है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं
तब ब्रेन के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मोटर एरिया, इमोशनल सेंटर, एमिगडाला, मेमोरी नेटवर्क सब एक साथ काम करने लगते हैं। यानी संगीत पूरे दिमाग को सक्रिय करता है। यही कारण है कि म्यूजिक न सिर्फ आनंद देता है बल्कि यादें जगाता है, भावनाएं बदलता है और यहां तक कि शारीरिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। लेविटाइन इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि अगर आप म्यूजिक को सिर्फ एक टाइम पास मानते हैं तो आप उसकी असली ताकत को नहीं पहचानते। म्यूजिक वो धागा है जो हमें हमारे इतिहास से, हमारे समाज से और हमारी आत्मा से जोड़ता है। ये हमारे अंदर गहराई से गूंजा हुआ एक इंस्टिंक्ट है, एक उपहार जो हमें प्रकृति से मिला है। तो अगली बार जब आप कोई धुन सुने तो सोचिए, यह सिर्फ एक गाना नहीं है, यह आपके लाखों साल पुराने पूर्वजों की धड़कन है जो आज भी आपके दिल में गूंज रही है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ म्यूजिक, इमोशन, मेमोरी एंड हीलिंग। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई पुराना गाना अचानक सुना और आप सीधे अतीत में लौट गए? वो गाना जहां बजा था, उस समय की खुशबू, भावनाएं, चेहरे सब जैसे सामने आ गए। इस अध्याय में डेनियल जे लेविटिन हमें बताने वाले हैं कि म्यूजिक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि यादों को जगाने वाला, भावनाओं को आकार देने वाला और यहां तक कि चंगाई देने वाला माध्यम भी है। लेविटिन बताते हैं कि संगीत हमारे ब्रेन के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो इमोशन और मेमोरी को नियंत्रित करता है, यानी एमिगडाला और हिपोकैम्पस। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो वो सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क को जागृत करता है और खासकर उन यादों को जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि एक विशेष गाना आपको सीधे किसी पुराने प्यार, बचपन की गर्मी की छुट्टियों या किसी अंतिम विदाई की स्मृति में ले जा सकता है। इस चैप्टर में लेविटिन संगीत के भावनात्मक प्रभाव की भी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। म्यूजिक हमारे ब्रेन में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को ट्रिगर करता है। ये केमिकल्स वही हैं जो हमें प्रेम में, विश्वास में और आनंद में महसूस होते हैं। यानी एक खूबसूरत गाना आपके मूड को बदल सकता है, आपकी चिंता को घटा सकता है और आपको आशा से भर सकता है। लेविटिन म्यूजिक थेरेपी के क्षेत्र की बात करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे संगीत ने डिप्रेशन, अल्जाइमर, ऑटिज्म और ट्रॉमा से पीड़ित लोगों को राहत दी है। उदाहरण के लिए, अल्जाइमर के मरीज जिनकी याददाश्त लगभग खो चुकी होती है, वो अपने बचपन में सुने गए गानों को न सिर्फ पहचान लेते हैं बल्कि कभी-कभी उन्हें गाने भी लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि म्यूजिक की मेमोरी ब्रेन के उस हिस्से में रहती है जो बीमारी से सबसे आखिर में प्रभावित होता है। यानी जब सब कुछ भूल जाए तब भी म्यूजिक याद रह सकता है। इस अध्याय में लेविटिन यह भी बताते हैं कि किस तरह सैनिकों, ट्रॉमा पीड़ितों और गंभीर बीमारियों से जूझते लोगों के लिए संगीत ने भावनात्मक पुनर्निर्माण का कार्य किया है। कई अस्पतालों में अब म्यूजिक थेरेपी एक नियमित हिस्सा बन चुका है, जहां मरीजों को ठीक करने के लिए दवाओं के साथ साथ राग, लय और स्वर का उपयोग किया जाता है। एक और जबरदस्त बात जो लेखक कहते हैं, संगीत हमारी आत्मिक चोटों पर मरहम का काम कर सकता है। जब शब्द असफल हो जाते हैं, जब इंसान अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, तब म्यूजिक उसकी आत्मा की आवाज बनता है। यही वजह है कि गम, अकेलापन या दिल टूटने की स्थिति में हम अनजाने ही गानों की ओर खींचते हैं। वो गाने हमें अकेलेपन में भी किसी अदृश्य साथ का एहसास कराते हैं। लेविटिन बताते हैं कि कुछ गानों की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वे हमारी आत्म छवि तक को प्रभावित कर सकते हैं। यानी वो गाने जो हमने जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सुने थे, वो बाद में हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताओं और यहां तक कि हमारे आत्मविश्वास को भी आकार देने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग कुछ गानों को मेरे जीवन का एंथम कहते हैं, क्योंकि वो केवल गाने नहीं बल्कि पहचान बन जाते हैं। अंत में लेविटिन यह समझाते हैं कि म्यूजिक एक ऐसी शक्ति है जिसे हम पूरी तरह माप या बांध नहीं सकते। यह ब्रेन और दिल के बीच की वह भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। यह एक ऐसी धुन है जो हमें जीवन के हर पल में साथ देती है, खुशी में, दुख में, प्रेम में और विदाई में भी। तो अगली बार जब आप किसी पुराने गाने को सुने और आपकी आंखें भर आएं,
तो डरिए नहीं, वो गाना आपकी यादों की चाबी है। वो सिर्फ एक सुर नहीं, आपकी आत्मा की आवाज है। चैप्टर 10 म्यूजिकल आइडेंटिटीज, हु वी आर बेस्ड ऑन व्हाट वी लिसन टू। क्या आप जो म्यूजिक सुनते हैं वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है? क्या आपका पसंदीदा जॉनर, आपकी प्लेलिस्ट या कोई गायक, ये सब ये बताते हैं कि आप कौन हैं? इस अध्याय में डैनियल जे लेविटिन ये गहराई से बताते हैं कि हमारी म्यूजिक पसंद कैसे हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। लेविटिन कहते हैं कि जब हम किसी गाने को पसंद करते हैं तो हम दरअसल खुद को एक भावना, एक सोच और एक सामाजिक समूह के साथ जोड़ते हैं। म्यूजिक केवल आवाज नहीं, वह एक संकेत बन जाता है कि हम किस विचारधारा से जुड़ते हैं, किस संस्कृति को अपनाते हैं और किन भावनाओं से खुद को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, रॉक म्यूजिक सुनने वाला व्यक्ति अक्सर विद्रोह, ऊर्जा और स्वतंत्रता के भाव से जुड़ा होता है। जैज पसंद करने वाला श्रोता अक्सर बौद्धिकता और गहराई को अहमियत देता है। पॉप म्यूजिक का आनंद लेने वाला व्यक्ति सामाजिक रुझानों, ट्रेंड्स और हल्केपन से जुड़ सकता है। लेविटिन यह भी बताते हैं कि म्यूजिक हमारी आत्मछवि को बनाता और मजबूत करता है। जब हम किशोर होते हैं तब हमारी पहचान सबसे तेजी से बनती है। उसी दौर में हम जिस म्यूजिक से जुड़ते हैं वो हमारे जीवन भर का हिस्सा बन जाता है। वह हमारे कपड़ों की स्टाइल, हमारे बोलने के तरीके, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे दोस्तों के चुनाव को भी प्रभावित करता है। म्यूजिक हमारे लिए एक पहचान का आईना बन जाता है। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हम जिन गानों को सुनते हैं वो अक्सर हमारे भावनात्मक अनुभवों के साथ जुड़ जाते हैं। अगर किसी कठिन समय में हमने कोई खास गाना सुना तो वो गाना उस अनुभव का प्रतीक बन जाता है। वही गाना जब हम बाद में सुनते हैं तो वो हमारे भीतर उसी भावना को फिर से जगा देता है। इस तरह म्यूजिक केवल पहचान नहीं देता, यह भावनाओं को संग्रहित करने का माध्यम भी बन जाता है। लेविटिन म्यूजिक के सामाजिक पहलुओं की भी चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि हम जिन लोगों के साथ म्यूजिक बांटते हैं उनके साथ हमारी बॉन्डिंग गहरी हो जाती है। एक साथ गाने सुनना, गुनगुनाना या किसी कॉन्सर्ट में शामिल होना, ये सभी अनुभव हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। यही कारण है कि म्यूजिक अक्सर दोस्ती, प्यार और सामूहिकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। डैनियल जे लेविटिन यह भी समझाते हैं कि म्यूजिक हमारी संस्कृति और जातीय पहचान को भी आकार देता है। भारत का शास्त्रीय संगीत, अफ्रीकी ढोल की लय, यूरोप का सिम्फनी, अमेरिका का ब्लूज, हर संगीत शैली अपने समाज की कहानी कहती है। जब हम उस म्यूजिक को अपनाते हैं तो हम उस इतिहास, उस परंपरा और उस सामूहिक स्मृति से खुद को जोड़ते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी दिखाते हैं कि कभी कभी म्यूजिक हमारी पहचान को बदलने या फिर से गढ़ने का जरिया भी बनता है। जैसे कोई व्यक्ति जो जीवन में एक नया मोड़ ले रहा होता है, नया करियर, नया रिश्ता या कोई परिवर्तन, वो नए म्यूजिक की तरफ आकर्षित हो सकता है। वह उस नए जीवन को परिभाषित करने के लिए नए सुरों की तलाश करता है। यानी म्यूजिक केवल अतीत को याद रखने का जरिया नहीं, बल्कि भविष्य को परिभाषित करने का तरीका भी हो सकता है। अंत में लेविटिन यह स्पष्ट करते हैं कि म्यूजिक एक व्यक्तिगत अनुभव होते हुए भी एक सामूहिक संवाद भी है। यह हमें दूसरों से जोड़ता है, हमें अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है और हमें यह दिखाता है कि हम सुनकर भी खुद को पहचान सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने किसी पसंदीदा गाने को सुने तो सोचिए, ये गाना सिर्फ ध्वनि नहीं, आपके होने की पहचान है। यह बताता है कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और किस जीवन को जी रहे हैं। म्यूजिक आपके भीतर की वो आवाज है जो कहती है, यही हूं मैं। चैप्टर 11 द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक, वेयर वी आर हेडेड। म्यूजिक कहां जा रहा है? तकनीक के इस दौर में जहां एक क्लिक पर लाखों गाने उपलब्ध हैं, क्या संगीत पहले जैसा जादू बरकरार रख पाएगा या फिर उसकी आत्मा कहीं खो जाएगी? डैनियल जे लेविटिन इस अंतिम अध्याय में हमें भविष्य की ओर ले जाते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जहां संगीत और तकनीक का मिलन हो रहा है और इंसानी संवेदना एक नए रूप में उभर रही है। लेविटिन शुरुआत में बताते हैं कि कैसे डिजिटल क्रांति ने
म्यूजिक को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जब म्यूजिक सुनना एक रिचुअल हुआ करता था, रेडियो के सामने बैठकर, कैसेट बदलकर, रिकॉर्ड प्लेयर को ध्यान से संभालकर, अब वही म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज, एआई रिकमेंडेशंस और एल्गोरिदम ड्रिवन प्लेलिस्ट्स के जरिए एक उपभोक्ता वस्तु जैसा हो गया है। म्यूजिक अब केवल कला नहीं, एक डेटा पॉइंट बन गया है। लेकिन लेविटिन इस बदलाव को सिर्फ नकारात्मक रूप में नहीं देखते। वो कहते हैं कि तकनीक ने म्यूजिक को लोकतांत्रिक बना दिया है। अब कोई भी कहीं से भी म्यूजिक बना सकता है, शेयर कर सकता है और लाखों तक पहुंचा सकता है। पहले जहां रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना, एक एल्बम निकालना और रेडियो पर बजना लगभग असंभव जैसा था, अब वही प्रक्रिया एक स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए हर किसी के लिए संभव हो चुकी है। इस अध्याय में लेखक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को भी सामने लाते हैं। आज एआई से म्यूजिक कंपोज हो रहा है जो इंसानी कानों को असली जैसा लगता है। लेकिन लेविटिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर की बात करते हैं। इंसान जब म्यूजिक बनाता है तो उसमें भावना, अनुभव और जीवन की जटिलता होती है, जबकि एआई अभी तक केवल पैटर्न्स की नकल कर रहा है। यानी यह संभव है कि एआई कोई खूबसूरत धुन बना दे, लेकिन वह धुन आपके दिल को छू पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। डैनियल जे लेविटिन यह भी कहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, इंसानी म्यूजिक की भावनात्मक गहराई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जब हर जगह मशीनी ध्वनियां होंगी, तब सच्ची मानवीय भावना ही सबसे कीमती चीज होगी। म्यूजिक का भविष्य उन्हीं कलाकारों के पास होगा जो केवल सुर नहीं, सच्चाई और अनुभव को आवाज देंगे। इस चैप्टर में लेखक यह भी दिखाते हैं कि भविष्य में म्यूजिक थेरेपी, ब्रेन स्टडीज और इमोशनल वेलनेस में एक और बड़ा रोल निभाएगा। वैज्ञानिक अब म्यूजिक को सिर्फ एक मनोरंजन की चीज नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क को हील करने वाला उपकरण मान रहे हैं। लेविटिन उम्मीद जताते हैं कि आने वाले वर्षों में म्यूजिक का उपयोग सिर्फ स्टेज या हेडफोन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह स्कूलों, अस्पतालों, थेरेपी क्लिनिक्स और रिसर्च लैब्स तक फैल जाएगा। अंत में लेविटिन इस किताब की उस मूल भावना की ओर लौटते हैं। म्यूजिक हमारे भीतर गूंजता है क्योंकि यह हमारी प्रकृति का हिस्सा है। यह भविष्य में चाहे जिस भी रूप में बदल जाए, उसकी आत्मा वहीं रहेगी। वो कहते हैं कि म्यूजिक का भविष्य न तो सिर्फ मशीनें तय करेंगी, न ही सिर्फ डेटा। उसका भविष्य हम सबके दिल, सुनने की इच्छा और भावना को महसूस करने की ताकत से तय होगा। तो जब भी आप आने वाले समय में कोई नया गाना सुने, जब एआई जनरेटेड प्लेलिस्ट आपके लिए संगीत चुने, या जब कोई नई ध्वनि आपके कानों में पड़े, तो रुककर एक बार सोचिए, ये म्यूजिक कहां से आया और आप इसमें खुद को कहां पाते हैं। क्योंकि चाहे भविष्य कैसा भी हो, म्यूजिक हमेशा एक सवाल पूछेगा, क्या तुम सुन रहे हो, सचमुच सुन रहे हो? दिस इज योर ब्रेन ऑन म्यूजिक केवल एक किताब नहीं है। यह एक वैज्ञानिक खोज, एक भावनात्मक अनुभव और एक आत्मिक यात्रा है जो हमारे सबसे गहरे सवालों को छूती है। संगीत क्या है? यह हमें इतना क्यों छूता है? और हमारे मस्तिष्क के साथ इसका रिश्ता क्या है? लेखक डैनियल जे लेविटिन ने इस किताब के माध्यम से हमें यह समझाया कि संगीत कोई रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं, बल्कि एक अत्यंत गहराई से जुड़ी हुई न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इस किताब ने हमें सिखाया कि जब कोई गाना हमारे कानों तक पहुंचता है, तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह हमारे दिमाग के ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, इमोशनल सेंटर्स और मेमोरी नेटवर्क्स को एक साथ सक्रिय कर देती है। म्यूजिक हमें उस पल में भी जोड़ता है जिसमें हम हैं, और उन यादों से भी जो हमारे अतीत की सबसे गहराई में छिपी होती हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि संगीत से हमारा संबंध केवल शौक या आदत नहीं, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का एक मौलिक हिस्सा है। लेविटिन ने यह भी दिखाया कि कैसे एक म्यूजिशियन बनता है, क्या वो जन्मजात होता है या अभ्यास से बनता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट, इमोशन और स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, यह सभी मिलकर तय करते हैं कि कोई व्यक्ति संगीत में कितना गहराई से उतर सकता है। इस विचार ने हमें यह एहसास दिलाया कि अगर संगीत को लेकर हमारे अंदर भाव है, तो हम भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और गा सकते हैं।
फिर उन्होंने यह भी दिखाया कि म्यूजिक केवल वर्तमान का अनुभव नहीं, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो भविष्य को आकार देने की शक्ति रखता है। चाहे बात म्यूजिक थेरेपी की हो, ब्रेन रिसर्च की हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, संगीत हर दिशा में मानवता के लिए एक नई संभावना खोल रहा है। और अब बात उस मंच की जहां आपने इस पूरी किताब को सुना, हिंदी ऑडियो बुक। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताब का पाठ करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है पढ़ी गई पंक्तियों को जिंदा करना, उन्हें आपकी सोच में ढालना, आपकी भावना में बदल देना। हिंदी ऑडियो बुक इस मंच का नाम है, लेकिन इसके पीछे एक सपना है कि हर महान किताब, हर गहरे विचार और हर परिवर्तनकारी ज्ञान को हिंदी में भाव के साथ, आत्मा के साथ आप तक पहुंचाया जाए। हम चाहते हैं कि जब आप हमारी ऑडियो बुक सुने तो ऐसा लगे कि कोई आपका अपना इंसान आपके साथ बैठा है, आपको हर शब्द समझा रहा है, हर विचार में आपकी सोच का हाथ पकड़ रहा है। हम केवल बोल नहीं रहे, हम आपके अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आपने इस किताब के दौरान खुद में कुछ महसूस किया हो, कोई बीता हुआ पल फिर से याद आया हो, कोई विचार नए रूप में सामने आया हो, या आपने पहली बार म्यूजिक को एक नई नजर से देखा हो, तो समझिए हमारा काम सफल हुआ है। हिंदी ऑडियो बुक आपको आने वाले समय में और भी गहन, ज्ञानवर्धक और संवेदनशील किताबों से जोड़ता रहेगा। हम हर किताब को उतनी ही गहराई और सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे जैसी इस किताब को किया गया है, ताकि आप सुनते हुए केवल सीखें नहीं, स्वयं को खोजें। धन्यवाद। आपने सुनी दिस इज योर ब्रेन ऑन म्यूजिक, लेखक डैनियल जे लेविटन, आपकी अपनी हिंदी ऑडियो बुक प्रस्तुति में। अगली किताब तक सुरों से जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सुनते रहिए।